चलिए स्टार्ट करेंगे एक आखिरी पार्ट की तरफ। ब्लैक वाला ये तो अभी का क्वेश्चन लिखे था, अभी दरवाजा। चलिए सब लोग इधर ध्यान देंगे। एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ यूनिफॉर्म chain of mass small m and length capital L, comma the chain is released when hanging length is L0, full stop. Find the speed with which the chain leaves the table। वो स्पीड का पता लगाओ जब चेन टेबल को छोड़कर नीचे गिर जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम टेबल को इमेजिन करेंगे और हम ऐसा सोच के चलेंगे कि उसके ऊपर एक चेन रखी गई है। लेट्स ड्रॉ दैट चेन। ओके, तो देखो ये जो है हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन कितना आएगा, L0। और उसने कहा है कि भैया आपको पता लगाना है कि जब वो उसको छोड़ के जाएगी चेन, जैसे आप मान लो ये चेन फिसलते हुए जा रही है, तो जब आखिरी हिस्सा उसका टेबल पे से छूटेगा तो कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा अपने को वो पता लगाने का है ना। ऑफ कोर्स हम यहाँ फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो करके हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे अगली बार। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर सबसे पहली बात मैं यहाँ पर जो लगाने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाला हूँ। इसको कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, बट फिलहाल हम क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट स्टडी कर रहे हैं और वो सबसे आसान तरीका है, तो हम उसी को यूज़ करके स्टडी करेंगे। देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो टोटल एनर्जी ऑफ चेन इनिशियली इज टोटल एनर्जी ऑफ चेन फाइनली। तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा है कि आपको सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अभी जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में है ना, उस हिसाब से निकालना है। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है डायग्राम में उस हिसाब से निकालना है। तो बोले कैसे निकालेंगे, तो बोले देखो भाई मैं बोलूँगा सबसे पहले जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो आपको एक रेफरेंस लेवल डिसाइड करना ज़रूरी होता है
कि कहाँ से आप हाइट गिनने वाले हो। आप चाहे तो ज़मीन से गिन सकते हो, आप चाहे तो ये टेबल के सरफेस से भी गिन सकते हो, है ना। रेफरेंस लेवल कहीं से भी ले सकते हो। बेहतर होगा जो सबसे आसान हो, जो कम कॉम्प्लिकेटेड जगह हो, वहाँ से चुनो, यानी टेबल के सरफेस पे से। तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल के सरफेस पे से मैं चेन की हाइट गिनूंगा, चेन की हाइट गिनूंगा, है ना। वो चेन जो नीचे लटक रही है उसकी हाइट। तो मैं कहूँगा अच्छा ये चेन की हाइट कितनी है, तो शायद आप बोलेंगे L0, तो गलत हो जाएगा, है ना। इस चेन की हाइट है अभी फ़िलहाल L0/2। बोले ये कैसे आया। आपको अगर याद हो, मैंने कहा था कि जब भी मैं किसी बॉडी का डिस्टेंस, हाइट, वाइट ऐसा कुछ नापता हूँ, तो मैं उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से नापता हूँ, है कि नहीं। एक पार्टिकल है तो एक अलग बात है, मगर एक पूरी की पूरी बड़ी बॉडी है अगर, है ना, वो तो गैर इंसाफ हो जाएगा ना भाई, क्योंकि बोलेंगे भाई ये हिस्सा तो उसको टच कर रहा टेबल को, है ना, और ये हिस्सा तो आखिर में। अगर मैं L0 बोल रहा तो ये सिर्फ इस टुकड़े की बात हो रही, अगर 0 बोल रहा तो सिर्फ इस टुकड़े की बात हो रही। तो हमें वो लेना है पॉइंट, ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों चेन के बीचों बीच है ना। तो हम ये भाई ऐसा है कि हम इसका एवरेज या सेंटर ऑफ मास लेंगे। हम बोलेंगे चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर आता है, तो इसकी डिस्टेंस जो भी होगा L0/2 आएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L0/2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि आप वहाँ पर रख के छोड़ रहे हैं। आप ऐसा फेंक रहे हैं क्या, नहीं, छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी माइनस मास ऑफ दैट चेन। चलो उस चेन का मास m0 g और उसका जो हाइट है L0/2। ओके, अब कई लोग सोच रहे होंगे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हाइट जब भी आप अब तक के आपने जो देखा सिचुएशन, है ना, जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते थे, हाइट ऊपर गिनते थे आप, है ना। ये हाइट कैसी है, नीचे है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए आप उसको कहेंगे माइनस, है ना। तो भैया इस वजह से आ गया ये। अब होगा ये, इमेजिन करो, हालांकि मैंने टेबल छोटा बनाया है, मगर आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये पूरा ऐसा घसरते ऐसा आ गया। एक काम करता हूँ, मैं टेबल को बड़ा कर ही देता हूँ, नहीं तो इमेजिन करना मुश्किल जाएगा। है ना। अब ये सिचुएशन आ गई कि भैया अब ये चेन पूरी इस तरह से सीधी हो गई, यहाँ पे आखिरी हिस्सा इसका यहाँ से टेबल से लटक रहा है। मतलब सिचुएशन कुछ शायद इस तरह से होगी कि हम कहेंगे कि देखो ये टेबल है आपका, है ना, और ये चेन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, है ना, कुछ इस तरह से आखिरी हिस्सा चेन का आपको वहां से नजर आएगा। और जब वो यहां से घसर के जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो v होगी स्पीड उसकी, है ना। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, जब ये आखिरी हिस्सा यहाँ से नीचे गुजर रहा होगा तो पूरी चेन की स्पीड कितनी होगी, तो बोले हाँ v होगी। तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन क्या बोलूँगा, तो बोले हाफ ऑफ mv², बोले हाफ ऑफ। अब आप पूरी चेन की बात करें तो पूरी चेन का मास जो कि है क्या है, स्मॉल m, पूरी चेन की वेलोसिटी v² प्लस अब पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बोले वो हो जाएगी -mgL/2, -mgL/2 पोटेंशियल एनर्जी ना बाबा। अब देखो ना, ये चलो मान लो इधर आ गया, अब इसका सेंटर पकड़ो आप, यहाँ से सेंटर कितनी दूरी पे होगा अब, है ना। पूरी चेन की लंबाई कितनी है L, और अब क्या हो जाएगा, है ना, L/2, तो -L/2। आप ज़मीन से तो गिन ही नहीं रहे ना, आपका रेफरेंस लेवल कहाँ है, टेबल। आप हाइट कहाँ से गिन रहे हैं, टेबल पे से, तो सब कुछ आपको हाइट पे से गिनना है, समझा नहीं। तो इसीलिए बोले भैया ये आ गया -mgL/2। अब आगे बढ़ने ही वाले हैं, उससे पहले आप ये देखो यार, m0 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, अपने को पहले तो m0 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोले वो क्या है, तो मास ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। ये उस चेन की बात चल रही है जो चेन टेबल से लटक रही है। अब तक के कई बार मैं ये तरीका बता चुका हूँ, मैं फिर से आपसे पूछूंगा थोड़ा सा कि क्या लगता है कि आप वो चेन जो टेबल से लटक रही है उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मेरे पास उसकी लेंथ है तो, अगर मेरे पास उसकी लेंथ है तो। वो चॉकलेट का एग्जांपल दिया था दुकानदार का, याद है ना, बोलिए बोलिए, सही जा रहे आप, m/l इंटू, बहुत करीब पहुंच गए, है ना। मेरे को लेंथ L0 में कितना मास है वो निकालना है, करेक्ट, m/l इंटू L0,
m0 यहाँ जो आएगा वो असल में ऐसा आएगा, m/l, m बाई मतलब पूरी लंबाई कितनी l ही थी ना, हाँ, इंटू L0, ये रहेगा आपका m0, m/l इंटू L0, ये रहेगा मास ऑफ द चेन जो हैंगिंग फ्रॉम द टेबल है। बोले ये कैसा? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये चेन है 10 मीटर लंबी है, चेन है 10 मीटर लंबी है ना, 10 मीटर लंबी है और 20 किलो भारी है, 10 मीटर लंबी है 20 किलो भारी। मैंने देखा कि यहाँ पर 2 मीटर की लंबाई नीचे लटक रही है, तो मैं पूछूंगा ये जो लटक रहा है उसका वजन कितना होगा? 4 किलो। अगर 10 मीटर में तुमको 20 किलो मिल रहा, अगर 10 मीटर में 20 किलो मिल रहा, तो 1 मीटर में कितना मिल रहा? 2 किलो। 1 मीटर में क्या मिल रहा? 2 किलो, है ना। अगर 10 में 20 है, 1 में 2 होगा। अब मैं बोल रहा ये 2 मीटर की जो चेन लटक रही उसका मास कितना होगा? फिर मल्टीप्लाई कर तो 4, वो नंबर की जगह अल्फाबेट का इस्तेमाल करो, है ना। कि अगर मैं बोलूँगा L मीटर लंबी चेन है, उसका मास m0 क्या बोला है? स्मॉल m है ना, उसका मास क्या है? स्मॉल m। तो बोले L0 लंबाई में कितना मास आएगा? तो आप क्या करेंगे भैया, है ना, पहले तो आप उसका देखेंगे 1 मीटर में कितनी, तो बोले 1 मीटर में कैसे निकालेंगे, है ना, मास को पूरी लेंथ से डिवाइड करेंगे m/l। अच्छा कितनी चेन लटक रही? बोले L0, तो उस लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आंसर फिर आपका। तो भैया ये हो गया m0, m/l इंटू L0। अब चलो एक बात करते हैं, वो डाल देते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर माइनस स्मॉल m0 की जगह m/l इंटू L0 और फिर इंटू g L0/2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv² माइनस mg L/2। ओके, अब हर जगह से यहाँ पर m जो है वो निकल के कैंसिल हो जाता, g रह गया था यहाँ पे, mg कैंसिल हो जाता पूरा, है ना, g नहीं होता है, m है यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते फिर, g लिख चुका था ना रे भाई, स्मॉल m0 के जगह आया m/l इंटू L0। अच्छा ये आ गया, फिर ये g जैसे कि वैसे L0/2, हाँ ठीक है चलो। तो अब हर जगह से अगर आप देखेंगे तो इसमें से स्मॉल m कैंसिल हो जाता, फिर क्या बचेगा? -1/2 g L0² अपॉन L इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v² माइनस g इंटू कैपिटल L/2। अब यहाँ पर मुझे 1/2 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो वो भी कैंसिल हो जाता, बचता क्या? -g L0² अपॉन L इज इक्वल्स टू v² माइनस GL। ला लो इसको इधर, तो फिर ये हो जाएगा GL माइनस GL0 का स्क्वायर अपॉन L इक्वल्स टू v²। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें से G और कैपिटल L को या फिर सिर्फ G को बाहर निकाल सकते हैं। तो G को मैंने जब सिर्फ बाहर निकाला तो L माइनस L0 का स्क्वायर, L सिर्फ इसके नीचे है अभी फिलहाल, अपॉन V का, नॉट अपॉन, इज इक्वल्स टू v²। देखो यहाँ से G कॉमन निकला, यहाँ अकेला L बच गया, L0² अपॉन L इज इक्वल्स टू v²। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर v² इज इक्वल्स टू G L² माइनस L0 का स्क्वायर अपॉन L। फिर उसके बाद देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G L² माइनस L0 का स्क्वायर अपॉन L। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ये फॉर्मूला G L² माइनस L0 का स्क्वायर अपॉन L इन द रूट। अब ये आपको इक्वेशन डायरेक्टली याद रखना है, जैसे वो याद रखे थे वर्क डन का, क्या था फॉर्मूला वो? mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ n², है ना, वर्क डन इन पुलिंग अ चेन ऑन द टेबल, mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ n²। अब ये भी वैसे याद रखना है, GL² माइनस L0² अपॉन L, है ना। L0 बोले तो हैंगिंग लेंथ ऑफ द चेन, L बोले तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन।
मौसम मेरा पानी रख देना। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका हूँ आई थिंक। अब तक आप जो देख रहे थे बॉडी पे सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे थे। अब यहां से थोड़े से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लगना चालू कर देंगे, जिसके कारण हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। याद रखें मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी का लॉस, मैंने कभी ये नहीं कहा कि टोटल एनर्जी का लॉस होगा, है ना। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी जो लॉस होती है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर अब पूरी की पूरी एनर्जी कंजर्व नहीं रही, कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में लॉस हो गई है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको आपने छोड़ा है। अब वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ भी फिलहाल नहीं लगा सकते, v = √2gh का या 2gl1 - cos थीटा वाला, है ना। यहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं है ना पूरी की पूरी। वो कब लगा था? एनर्जी जैसी की वैसी थी, यहाँ की जो पूरी एनर्जी थी वो एज इट इज़ वहाँ मिली थी आपको।
मगर जो आपने यहाँ पर से छोड़ा तो उसमें 5% एनर्जी का लॉस हो गया। अगर 5% का एनर्जी का लॉस हो गया तो बचा कितना? अरे 5% एनर्जी का लॉस हो गया तो कितनी बच गई? 95% बच गई, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा, टोटल एनर्जी एट बी इज 95% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए। सही है ना। बी पे जो टोटल एनर्जी है वो ए की टोटल एनर्जी का 95% है। अब सवाल उठता है कि ए की एनर्जी कितनी है। आपने ए को यहाँ से वैसा पकड़ के छोड़ दिया, आपने पकड़ के ऐसा छोड़ दिया, तो जब आपने यहाँ से ऐसा पकड़ के छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। तो यानी ये हाइट पे था, उसके पास कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पर। ओके, तो 95/100 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा हाइट क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, हाइट यहीं से गिन रहे हैं ना आप, तो जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो हाइट कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अगर हाइट 0 होगी तो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मतलब यहाँ जब पहुंचे आप तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट बी, है ना। आगे आप समझदार हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv², इसका mgh होता। करो सॉल्व, बताओ आंसर क्या रहा। चलो हो जाओ शुरू। ये हो गया ना लिखना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या और ठीक है, चक्कर तो नहीं आए? चलो बेटा चलो, इधर ध्यान दो। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोले तो। हाँ, बातों में इन्वॉल्व है आप। एम और एम तो हो रहा है कैंसर। आया आंसर? VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 95/100 10 HA, जो कि कितना है? 1.5। ये 0 क्या है? VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, है ना। 3 को 95 से मल्टीप्लाई करो तो 3 कितना रहा? नहीं 3 को 95 से मल्टीप्लाई करें तो 285/10। VB इज इक्वल्स टू √28.5। अब देखो √28.5 कितना होता है? 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। मतलब ये 5 से थोड़ा 25 से थोड़ा बड़ा है ये, तो ये भी 5 से थोड़ा बड़ा आएगा। 5.5 तो नहीं हो सकता, ये 5.2 5.3 के आसपास कहीं आएगा ये। देखो तो वैल्यूज़ 5.2 5.3 किसकी वैल्यू आती है? इसकी सबसे नियरेस्ट। अपने को नियरेस्ट देखना है, एक्यूरेट तो नहीं निकाल पाएंगे अपन। नियरेस्ट देखो 5.34, हाँ वही है उसका आंसर। तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन में आपका 5.34 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको तरीका कैसा हुआ देखो, आपके सामने तो होंगे ऑप्शंस, है ना। नीट में क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस होंगे। करना क्या है आपको यहाँ पर? उसको जज करना है उसके बेसिस पर कि अगर मान लो तुम्हारे को ऑप्शन में 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग है, दिमाग लगाओ अपना, बोलो कि भैया देख ये 25 से थोड़ा ही बड़ा है ना। तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 से थोड़ा ही बड़ा आएगा।
6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 तो 36 आता, तो ये 36 है क्या? नहीं, वो तो बहुत छोटा से, तो मतलब 5 से थोड़ा बड़ा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 5 से थोड़ा बड़ा है कि नहीं? तो बोले ये 5.34 है ना। एग्जैक्ट नहीं करना है एग्जाम में वहाँ पर कैलकुलेट, आपको अंदाज़ा लगाना है। आपको तो यहाँ तो कैसे मैं बोल रहा हूँ पता लगाओ, वहाँ तो आप बस अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हैं कि भाई हाँ हाँ ये ऐसा नंबर है जो कि 5 के आसपास आएगा करके, ये 5 और 5 से बड़ा रहेगा, 6 से छोटा रहेगा। लिख लो। ये देखो, a machine which is 75% efficient uses 12 joule of energy in lifting 1 kilogram of mass through a certain height. Full stop. The mass is then allowed to fall through the same height. Full stop. Find the velocity at the end of its fall. Find the velocity at the end of its fall. तो एक मशीन है जिसका काम क्या है? सामान को ऊपर पहुंचाना। मैं उसके अंदर मान लो कुछ पेट्रोल डाल के या कोई केरोसिन डाल के उस मशीन को मैं एनर्जी दे रहा हूँ, या पावर सप्लाई से उसको एनर्जी दे रहा हूँ। अगर मैं उस पावर सप्लाई से जब उसको एनर्जी देता हूँ, या एनर्जी जो भी सप्लाइड होती है, अगर उस एनर्जी का कहीं पे भी वेस्ट ना हो, इमेजिन कर लो उस एनर्जी का कहीं पे भी वेस्ट ना हो रहा हो, तो वो लिफ्ट उस सामान को इमेजिन कर लो 10 मीटर तक पहुंचा सकती है, अगर एनर्जी का वेस्ट ना हो तो। मगर कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती, कहीं ना कहीं एनर्जी का वेस्ट होता ही है। तो जो आप सप्लाई दे रहे हो उसमें से सिर्फ काम कितने में आ रहा? 75%, बाकी सारा वेस्ट जा रहा है ना।
और वो उस 75% का इस्तेमाल करके सामान को ऊपर ले जा रहा। अच्छा, सामान को ऊपर ले जाने पे हाइट इंक्रीज होती, सामान को ऊपर ले जाने में क्या होती, हाइट इंक्रीज होती। तो आपको क्या गेन हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या गेन हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मुझे एक बात बताइए, मगर जितनी आप सप्लाई कर रहे, क्या 100% वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए इस्तेमाल हो गई क्या? नहीं, सिर्फ कितना हुआ, 75%। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ एनर्जी सप्लाइड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो असल में कितना है, 75% है। किसका, एनर्जी सप्लाइड का, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, मान लिया कि बोले भैया ये तो सिर्फ 75% हो रहा। फिर आपने क्या किए, ऊपर से उसको छोड़ दिए। जब आपने उसको ऊपर से छोड़ दिया ऐसा नीचे, तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काय में, काइनेटिक। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जब जमीन पर टकराएगा धड़, पोटेंशियल एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, है ना। और आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी, मास दिया हुआ है क्या उसका, हाँ 1 kg दिया हुआ है ना, हाँ। तो वो बोल रहा है कि पता लगाओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। अब ये कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। तो मैं बोलूंगा देखो यहां पर, अब यहां पर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट को, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 75% ऑफ सप्लाइड। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना रहेगा फिर, तो भैया या फिर डेल्टा यू कितना रहेगा, तो वो रहेगा 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी सप्लाइड कितना है, 12 जूल। हाँ 12 जूल की एनर्जी सप्लाइड है। तो ज़रा मुझे बताएंगे कि यहाँ पर डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने का है, कितना हो रहा है, 75 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ 9 आ रहा पूरा, 75 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, ये 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 4 3, हाँ बराबर 9 आता है, 9 जूल्स। तो देखो ये हुआ हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब यहां से ऊपर ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई आपकी, 9 जूल। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आएगी तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। और यही 9 जूल जो एनर्जी आपने गेन कर चुके हैं, वही पूरी की पूरी क्या होने वाली है, लॉस होने वाली है। तो मैं फिर बोलूंगा यहां पर आगे, therefore change in kinetic energy is equals to change in potential energy, therefore change in kinetic energy, जिसको आप ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे माइनस ऑफ डेल्टा यू आना चाहिए, माइनस ऑफ यू आई माइनस यू एफ। तो भैया वो यू आई माइनस यू एफ को आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपली यू आई माइनस यू आई प्लस यू एफ, या यू एफ माइनस यू एफ। ठीक है, छोड़ यार, कहाँ अल्फ़ाबेट्स में घुस रहा, वैल्यू डाल हमें डायरेक्ट 9 जूल, खत्म बात। ज़बरदस्ती वो उसके अंदर इतना टेंशन नहीं लेगा, 9 जूल। तो अब हाफ ऑफ एम की वैल्यू है 1, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 जूल, ये हो जाएगा फिर v इज इक्वल्स टू 3√2 हो जाएगा, क्या में नहीं माइनस में, बताता मैं आपको, 2 मिनट पहले इतना लिख लो, 3 रूट मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ऐसा है, एक मिनट रुको, यही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, ये सवाल मेरे से आप लोग ने शायद से पहले भी पूछे थे कि वो माइनस में आना चाहिए था, वो यू आई माइनस यू एफ करके बताया था मैंने आपको, के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई, ये हो जाएगा प्लस यू आई माइनस यू एफ, है ना। जब ज़मीन पे टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0। जब ऊपर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 9 जूल, जब ज़मीन पे टकराएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इस हिसाब से देखो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 जूल, है ना। डायरेक्ट ये लिखो, डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा यू चेक करना मत पड़ो। √2 मीटर पर सेकेंड,
जितना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, है ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में आएगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ था उतना काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। मैं लिख रहा क्वेश्चन, अभी जगह है मेरे पास अभी। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर string is light and inextensible। स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ स्प्रिंग वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अगर एक्सटेंसिबल होती तो इसमें इलास्टिक नेचर होता, इलास्टिक नेचर होता तो उसमें इलास्टिक फोर्स आता, और इलास्टिक फोर्स होता तो फिर वर्क डन ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना, वो वाले फॉर्मूले लगाना पड़ता था। while pulley is smooth, while pulley is smooth, full stop। coefficient of friction between block A and the table is mu equals to 0.2. Find the speed of the blocks descended चलो। और अब मैं ये चाहूँगा थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ, या तो इतने डायग्राम बनाते बैठे तो उससे अच्छा लिख लिया होता, हाँ, ये आगे की प्रॉब्लम को सोच रहा होता। चलो हंसो मत, ध्यान दो इधर। चेयर बीच में बैठ गए हम। रेफरेंस पॉइंट आप टेबल को मान के चलो, वहां से हाइट गिनो।
चलो लगाओ दिमाग पूरा, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। टेस्ट में डीपीपी क्वेश्चंस बिल्कुल पूरे के पूरे वैसे ही चलेंगे, वर्ड टू वर्ड। मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकूंगा मैं, टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस रहेंगे करके। हाँ, तो डीपीपी सॉल्व इसलिए नहीं कहते कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको एक तरीका मालूम हो, आइडिया मालूम हो कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना। एक बंदा पूरा ब्लैंक बैठा हुआ है और एक बंदा ने थोड़ा सा कोशिश किया, उसने 2-4 फार्मूले देखा, कैलकुलेशन देखा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होंगी? वे इसीलिए बोलते हैं कि सॉल्व करो। इसका हिंट वो नहीं होता कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं, कभी कभार हो जाता हो कि भाई आ जाते वही। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हारा आगे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। अभी चलने दे रहा मैं आसान आसान, अभी थोड़ा इजी मॉडरेट इजी मॉडरेट, आखिरी स्टेजेस पे जो खास तौर से छाट के निकालूंगा मैं लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मंथ्स में कुछ उनको तो बहुत ही टफेस्ट लेवल के एग्जाम्स देना पड़ेंगे। तो भैया ये जो सिचुएशन है कंजर्वेटिव में है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया ना। और देखो आपको याद होगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी, है ना। बट प्रॉब्लम यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कोई हाथ से कुछ फोर्स खींचा जा रहा है सिस्टम में? नहीं। तो आप कह सकते हैं वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सोचो, आप पढ़ो थ्योरी, देखो उसकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में जो पार्ट बी जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लॉज बी, तो उसकी थ्योरी देखो आप अच्छे से एक बार। आखिरी प्रॉब्लम है ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ। वाह, निकला आंसर कुछ? कितना आ रहा? फाइनल आंसर बता रहे। साइन का गड़बड़ क्यों होगी तुमने?
जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी, है ना। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इज इक्वल्स, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अब ऐसा है कि जब ये नीचे जाएगा, ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ब्लॉक बी की पोटेंशियल एनर्जी कम होते चली जाएगी, निगेटिव होती जाएगी मतलब। तो भैया ये हो जाएगा माइनस एम जी एच। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा सबसे पहले तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा माइनस एम जी एच, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑफ, अच्छा मास किसका है, ये तो मास ऑफ बी ब्लॉक, ये भी, अच्छा ये दोनों को निकालना है ना अपने को, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी किसका निकालना है अपने को, दोनों का निकालना है, ब्लॉक बी है। ठीक है, देखो इधर मास ऑफ बी ब्लॉक जी एच। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात जानते हैं, ए ब्लॉक यहाँ से सरक के यहाँ पर आया, इसकी हाइट में कितना चेंज आया, ए ब्लॉक की हाइट में कितना चेंज आया, कुछ आया चेंज, जो हाइट पहले थी वही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक कितना है, जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक कितना है, माइनस एच, डिस्टेंस नीचे गया ना, तो माइनस एम जी एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक इज माइनस एम जी एच। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक, तो मैं बोलूँगा देखो पहले तो पूरा सिस्टम रेस्ट में था, बचा, अब बाद में स्पीड गेन कर लिया उसने, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ए ब्लॉक आएगा हाफ ऑफ एम वी ए का स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक आएगा हाफ ऑफ एम, सॉरी एम ए लगाना भी ज़रूरी है, एम बी 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 का स्क्वायर, है ना। बात ऐसी है कि यहाँ पर दोनों का मास आई थिंक सेम है ना। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द टेबल इज म्यू इक्वल्स टू 0.0 स्पीड ऑफ, अच्छा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कंसिडर करते हैं हम लोग इन दोनों का मास कैसा है, सेम है। अगर इन दोनों का मास सेम है तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस म्यू एस इंटू एन इंटू एक्स माइनस एम जी एच प्लस हाफ ऑफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस मास, एक मिनट को यार, सेम तो दिया हुआ नहीं है ना। इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर, एम ए इक्वल्स टू 1 किलोग्राम एंड एम बी इक्वल्स टू 4 किलोग्राम, मास तो अलग अलग है, वेलोसिटी सेम रहेगी कांस्टेंट मोशंस की वजह से, तो हाफ ऑफ एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई बाय वी, सिंस वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी होने के कारण, अब बोले वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी कैसा रहेगा, अरे एक कांस्टेंट मोशन है ना, जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ये आगे बढ़ेगा, रस्सी अटैच है दूसरे को, फिक्स है वो, तो बोले भैया वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी। अब आगे, अब हमको सॉल्व करना है, ये सारी वैल्यूज डालना है, मगर ये सबसे पहले ये म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखेंगे आप, तो बोले नॉर्मल रिएक्शन को लिखूंगा एम ए इंटू जी, तो आप लिखेंगे एम ए इंटू जी, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एक्स माइनस एम बी जी एच प्लस हाफ ऑफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए कि आपके पास म्यू एस की वैल्यू है, जी हाँ है 0.2, म्यू एस तो नहीं, म्यू के लिखना पड़ेगा मोशन में क्योंकि, तो वो हो जाएगा माइनस 0.2। मास ऑफ ए ब्लॉक है, जी हाँ कितना है 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 लेंगे आप, और एक्स की वैल्यू है कितना, आगे सर का कुछ दिया हुआ है, ठीक है 1 मीटर, अगर वो डब्बा बी ब्लॉक नीचे 1 मीटर गया होगा तो ये भी तो 1 मीटर आगे सरका होगा, है कि नहीं, तो ये 1 मीटर माइनस एम बी कितना है 4 किलोग्राम,
जी की वैल्यू कितनी है 10, हाइट इस कितना नीचे गया था वो 1 मीटर, प्लस हाफ ऑफ 1 + 4 × v², है ना। चलो करो कैलकुलेट क्या आ रहा है, तो बताओ आंसर क्या आ रहा है v² का। -0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, -2, -4 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा +5/2 v², ये 40 - 2 38 5/2 v²। अब v² इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 38, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 38 कितना होगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 38, 2/5 0.4 होता है ना, कितना आ रहा 15.2, करेक्ट है, देख लो एक बार 15.2, फिर v का अंडर रूट लो, थ्री 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 8 8 3.89, मतलब 3, ठीक है 3.89 भी काफ़ी है, 3.89 या 3.9 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द आंसर। तो एक बार देख लो फिर से कैसे आया, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ चुका था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आने के कारण यहाँ पर जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो उसका था, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। अब बात ऐसी है कि यहाँ से बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, इनका जो मूवमेंट हुआ है खुद के फोर्सेस के कारण हुआ है, बाहर से किसी ने खींचा गया नहीं, कोई पुलिंग फोर्स नहीं, कोई पुशिंग फोर्स नहीं, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होगा क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स। तो बचा कौन, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, जो कि क्या होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, है ना, माइनस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोले ऐसा माइनस में क्यों आया बेटा, डिस्प्लेसमेंट इसका किधर होगा, राइट साइड में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगता है उसको, पीछे लगता है, तो इसीलिए ये ऐसा आ गया, क्योंकि इसका मोशन रेफरेंस पॉइंट से नीचे हुआ था, तो इसीलिए -mgh। अच्छा किसका, बी ब्लॉक का, तो बी ब्लॉक का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, -mgh। ए ब्लॉक की हाइट में कोई चेंज आया ही नहीं, तो इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक क्या आएगा, 0। ये समझ में आया आपको। अब चलो ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने दोनों को देख लिया, ए ब्लॉक का भी और बी ब्लॉक का भी। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, तो देखो पहले दोनों भी शांत थे, अचानक से वो मोशन में आए और उनकी स्पीड बढ़कर, इसकी स्पीड va होगी, इसकी स्पीड बढ़कर vb होगी, तो मैं बोलूँगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आया, है ना। इनिशियल तो 0 था, फाइनल कितना है, तो बोले हाफ ऑफ m va का स्क्वायर, हाफ ऑफ mb vb का स्क्वायर, है ना। मगर ये कॉन्स्टेंट मोशन है, एक दूसरे से अटैच्ड है, जितनी स्पीड से बी ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ए ब्लॉक भी आगे आएगा, तो ये va और vb सेम आएंगे, इसीलिए v को निकाल लिया बाहर। फिर इसी तरह हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन वो डाला वहाँ पे, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू क्योंकि ये मोशन में है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, mag वेट ऑफ द ब्लॉक ए। फिर उसके बाद आगे क्या, हम सब की वैल्यूज़ डालेंगे, इसकी वैल्यू डाला, ma की वैल्यू डाला, g की वैल्यू डाला, डिस्प्लेसमेंट x ये था सवालों के घेरे में कि ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है, जितना बी ब्लॉक नीचे गया होगा उतना ये आगे आया होगा। अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो ये 1 मीटर आगे आया होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स है ना एक दूसरे से। तो ठीक है, x की वैल्यू 1 मीटर, ये 4, ये 10, ये h की वैल्यू 1 मीटर, हाफ ऑफ 1 + 4 v का स्क्वायर। अब ये मिलाकर क्या हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -40, और वो हो जाएगा 5/2 v²। -40 को इधर लेकर आ जाओ तो +40 -2 क्या हो जाएगा, 38, 5/2 v², तो वो हो जाएगा 2/5 और ये 38, 2/5 38 को आप 38 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.2, स्क्वायर रूट लेने पे फिर उसका आएगा 3.89 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज इट, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट होता है कंप्लीट।
एक दिन और चाहिए हमें पावर का कंप्लीट करने के लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पावर हम लोग कंप्लीट करा लेंगे।